सो हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एस्ट्रल अपडेट्स। और आज हमारे साथ आए हुए हैं गौरव चौधरी। जी हाँ, गौरव के बारे में आपको एक खास बात बताता हूँ कि गौरव जो है उन्होंने अपनी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ही ग्रेजुएशन की है। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की छात्र रही हैं वो, और अभी एलएलबी कर रही हैं। आप लोगों से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर एलएलबी के बारे में बताइए, एलएलबी के बारे में बताइए, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। और स्पेशली आप में से बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस से हैं और बीए प्रोग्राम से हैं, तो वो बच्चे एलएलबी में काफी इंटरेस्टेड होते हैं करने के लिए। और लो एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें मजा आता है करने में, और ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट उसे चुनना पसंद करते हैं। तो भाई एलएलबी के बारे में मुझे इतनी नॉलेज तो थी नहीं कि मैं आपको डीपली एक एक चीज बता पाऊं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जो भी एलएलबी परस्यू कर रहा है और जो एक एक चीज को जानता है, वो आपको इसमें अच्छी तरह से दे सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सचिन, तो अपने शो पे बुलाने के लिए। गौरव गौरव से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे एलएलबी के बारे में, और मुझे लगता है कि गौरव से बेहतर हमें जानकारी इसके बारे में कोई दे नहीं सकता। सो गौरव, सबसे पहले तो मेरा जो सवाल है वो यही है कि एलएलबी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। मैं एलएलबी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता है, कैसे पता चलेगा? जैसे ना एलएलबी ये दो तरह की होती है, एक 3 ईयर प्रोग्राम होता है और एक 5 ईयर प्रोग्राम होता है। जी। तो अभी जो एसओयू स्टूडेंट्स हैं सभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ग्रेजुएशन के बाद जो लॉ करेंगे वो 3 ईयर प्रोग्राम के अंदर आएगा। और डीयू सिर्फ ओके। 3 ईयर प्रोग्राम में ही लॉ कराती है, 5 ईयर प्रोग्राम में डीयू लॉ नहीं कराती। और 3 ईयर ओके। प्रोग्राम के कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पीयू हो गया, हम्म। डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, और राइट। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई हो गया। ये 4-5 हैं, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो 3 ईयर प्रोग्राम में लॉ कराती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फैकल्टी ऑफ लॉ इंडिया के अंदर 3 ईयर प्रोग्राम में नंबर 1 फैकल्टी में आती है। ओके। तो इसमें मतलब मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे अपनी ग्रेजुएशन में कि मैं एलएलबी का एग्जाम दे सकूं, गौरव? ग्रेजुएशन में आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 50% मार्क्स, ओबीसी से आते हो तो 45, और एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स नेसेसरी है आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम फिल आउट करने के लिए। अच्छा। तो अगर मैं थर्ड ईयर में हूं तो मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकता हूँ एलएलबी के लिए, राइट? हाँ हाँ, थर्ड ईयर में आप एंट्रेंस एग्जाम दे और सकते हो। क्या इसमें कोई इशू आता है कि मैं थर्ड ईयर में हूँ, अभी मेरा रिजल्ट आया नहीं, और आप जानते हैं कि एसएल के बच्चों का रिजल्ट भी लेट आता है, तो क्या इसमें कोई इशू आएगा एडमिशन लेते हुए? नहीं, क्योंकि ना डीयू के अंदर ये है, जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं, बेशक चाहे वो एसओएल के हों या फिर डीयू रेगुलर स्टूडेंट्स हों, वो इसको भर सकते हैं। अगर आपका एक डेट देते हैं, वो इस डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने राइट। एडमिशन ले लिया था, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था एंट्रेंस के लिए, अपने सेकेंड ईयर तक के मार्क्स अपलोड करके। तो सेकंड उसके जी। बाद जब एंट्रेंस के रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो उस टाइम तक मेरा एसओएल रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि सबको पता है कि हम्म। एसओएल रिजल्ट अगस्त तक लेट जाके आता है। आता है। वो, हाँ, वो राइट, भी राइट। अगर पोल साइंस वालों का सबसे पहले आता है। हाँ, शुक्र उनका है मेरा। पहले ही आता है ऑनर्स का। हाँ हाँ, तो एक तो इसमें प्रोविजन है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का, जो डीयू के ओके। स्टूडेंट्स को मिलता है, जो अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। अगर आपका कहीं हम्म। सिलेक्शन हो रखा है और रिजल्ट के कारण आपका ईयर बचाने के लिए ये प्रोविजन हम्म। है डीयू के अंदर कि आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने एसओएल जाके कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने मुझे मेन एकेडमिक ब्लॉक भेज दिया यूनिवर्सिटी का जो है, जैसे उसके बाद उन्होंने सब कुछ क्या किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, पता किया, एप्लीकेशन लिखवाई, फीस पे करी, कुछ अराउंड 600 रुपये, 500-600 रुपये फीस थी। और उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ उसके अंदर अच्छा। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अराउंड 1 दिन लग जाता है मिलने में, अगर आप उसको लेना चाहो। अगर आप मॉर्निंग में हम्म। जल्दी चले जाओ 10 बजे के आसपास, क्योंकि कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं, पहले एसओएल, फिर वहाँ हम्म। पे, फिर साइन होने के बाद अप्लाई, फिर फीस पे, तो 3-4 फॉर्मेलिटीज हैं हम्म। जो पूरी करनी पड़ती हैं। उसके बाद वो आपको सील्ड एनवेलप वो वहाँ से भेज देते हैं जहाँ पे चाहिए। हम्म। जैसे मेरा एडमिशन लेना था फैकल्टी ऑफ लॉ में, तो वहाँ से वो भेज राइट। देंगे, वहाँ पे आ जाएगा। वो सील सिर्फ वही खोल सकते हैं जहाँ पे ओके। फैकल्टी ऑफ लॉ वाले, जो फैकल्टी ऑफ लॉ के जो हम्म। डीन है या फिर एग्जामिनेशन इंचार्ज है, एडमिशन इंचार्ज है, वो उसको ओपन हम्म। अप कर सकते हैं। और वो देखते हैं कि बच्चा कैटेगरी एग्रीगेट मार्क्स फुलफिल कर रहा है, तो वो एडमिशन अप्रूव कर देते हैं। ओके। तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मेरे पास एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट मेरे पास ये है कि रिजल्ट अवेटेड शो करके मैं काफी टाइम तक एडमिशन में रह सकता हूँ, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता। तो दोनों तरीकों हाँ से मेरा एडमिशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हाँ, राइट? नहीं, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट में ये होता है कि आपका एडमिशन साथ के साथ अप्रूव हो जाता है, उनको हाँ, वही। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट हाँ मिला। और जो सेकंड है उसमें वो कहते हैं कि अराउंड, जैसे कट ऑफ लग गई, उससे वो 12 से 15 दिन का टाइम देते हैं कि इसके अंदर ठीक है। आपका रिजल्ट आ जाए, तो आप उसको सबमिट कर दें। तब तक आपका एडमिशन अवेटेड में रहेगा, एडमिशन वो कंफर्म नहीं करेंगे, तब तक आप उनको रिजल्ट नहीं मिल जाता। बट हमारी पढ़ाई वगैरह हो जाती है।
नहीं, पढ़ाई वगैरह तो क्योंकि मेन 3 कट ऑफ लगती हैं। वैसे तो 5-6 कट ऑफ लगती हैं, लेकिन 3 कट ऑफ तक मतलब जितने बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं। तो ठीक है। उसके बाद पढ़ाई शुरू मतलब कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट कट ऑफ के तकरीबन महीना भर बाद जाके पढ़ाई शुरू होती है। महीना 40 दिन लग जाते हैं पढ़ाई शुरू होने ओके, में। ठीक है। तो इसकी एंट्रेंस की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं अगर बच्चे एंट्रेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो क्योंकि थर्ड ईयर के पेपर भी होते हैं साथ साथ, तो उसमें अगर मैं एलएलबी की एग्जाम की तैयारी भी करना चाहूँ तो कहाँ कहाँ से मेरे को ऑप्शन है और क्या आता है इसके एंट्रेंस में बेसिकली? मेन अगर हम एंट्रेंस की बात करें इसके अंदर, तो एंट्रेंस के अंदर एक तो जो हम जनरल कंपटीशन एग्जाम्स के का सिलेबस होता है, एक तो वो होता है। ठीक है। और जैसे ओके। इंग्लिश हो गया, बेसिक ग्रामर इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, करंट ठीक है। जीके हो गई। ठीक और है। इसमें आती है इसके अंदर जो उसका जो एक चीज इससे अलग है, जो और क्वांटिटेटिव और कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं हम्म। आती है, इसमें आती है लीगल रीजनिंग आती है। ओके। पॉलिटी पॉलिटी का पार्ट बहुत ज्यादा आता है। मतलब कह सकते हैं कि हम्म। लीगल रीजनिंग और पॉलिटी का जो पार्ट है, पॉलिटी क्योंकि हम्म। लॉ एज सब्जेक्ट हम उसके अंदर पढ़ना भी, हमें ये चीजें लॉज के बारे में पढ़ना है। हम्म। और आईपीसी के सेक्शंस आ जाएंगे, बेसिक सेक्शंस आ जाएंगे, बेसिक अवेयरनेस ऑफ लॉ के बारे में आ जाएगा, लीगल ठीक रीजनिंग के है। बारे में आ जाएगा। ये सभी चीजें कंबाइन करके का पेपर पेपर बनता है। और अभी जो डीयू का, अगर डीयू की बात करें तो इसका 400 नंबर पेपर होता है, इसमें 100 ठीक है। क्वेश्चन आते हैं। तो कह सकते हैं कि 50-50, मतलब 50 पार्ट जो है वो लीगल रीजनिंग और पॉलिटी का आएगा, 40-50 ठीक है। परसेंट। ये कोई सेट पैटर्न नहीं है, डीयू ने कुछ बता नहीं रखा कि ओके। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 10-15 इसके आएंगे। तो ठीक है। लेकिन एक जो ट्रेंड चलता रहा है उसके अकॉर्डिंग 40-50% क्वेश्चन लीगल रीजनिंग और पॉलिटी पार्ट से आते हैं, और बाकी जो पोर्शन है उससे आता है। अब हो ओके। सकता है कई बार ऐसा होता है कि लीगल रीजनिंग का पार्ट 60-70% तक भी आ जाता है, बाकी पार्ट कम रह जाता है। तो एक थोड़ा बैलेंस, हर चीज कंप्लीट कवर अप करके चलनी पड़ती है इसके अंदर। राइट, राइट, राइट। अच्छा, कहीं एलएलबी कहीं से ओपन से भी की जा सकती है क्या? अगर मैं, क्योंकि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं ओपन से करना चाहूँ तो कोई यूनिवर्सिटी है जो मुझे एडमिशन ऑफर करती है? नहीं, एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो एलएलबी रेगुलर कोर्सेज से ही होता है। रेगुलर से ही होता है? मैं रेगुलर से करना भी बेटर रहेगा क्योंकि आपको प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत होती है। और हाँ अगर मैं चाहूँ कि एलएलबी अगर मैं कर रहा हूँ तो देश के किसी बेस्ट कॉलेज से करूँ, तो क्या फैकल्टी ऑफ लॉ के अलावा भी कोई ऐसा कॉलेज है जो बेस्ट तरीके से एलएलबी कराता हो? हाँ, अगर हम 3 ईयर कोर्स के बारे में बात करें तो पीयू है, बीएचयू का ओके। एंट्रेंस होता है। और ओके। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई है, क्योंकि हाँ, मैं हाँ। दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली से ही करना हम्म। ज्यादा बेटर है। हाँ। और नहीं, ठीक 3 ईयर बात है। प्रोग्राम में हाँ बेस्ट भी है फैकल्टी ऑफ लॉ। ओके। लेकिन अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम के लिए जाओ तो एनएलयूज, एनएलयू, इंडिया के एनएलयू, अगर 5 नेशनल ईयर लॉ प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी, राइट? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड वे में है। और तो उसमें करने से ये है कि वहाँ पे 23 टोटल ऑल ओवर द इंडिया 23 एनएलयूज हैं। लेकिन उसमें है कि 12th के बाद आप कर सकते हो, तो वहाँ से अब वो बीए एलएलबी प्रोग्राम, बीबीए एलएलबी प्रोग्राम, बीकॉम एलएलबी प्रोग्राम कराते हैं, जो इसे उसमें अच्छा, ग्रेजुएशन कोई जो। ये आपने काफी सही बताया मुझे। इसमें एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के। जब बच्चे एलएलबी के बारे में सर्च करने लगते हैं तो उनके सामने ना दो चीजें दिखाई देती है, एक दिखता है बीए एलएलबी, एक दिखता है एलएलबी। तो ये माजरा क्या है? बीए एलएलबी में क्या दोबारा बीए कराएंगे वो, या किस तरह से होता है ये दोनों में? आप थोड़ा सा बेसिक डिस्टिंग्विश बता सकते हैं बच्चों को? बीए एलएलबी प्रोग्राम में मतलब ये एलएलबी एक कोर्स है जो एक ठीक लीगल है। फील्ड से रिलेटेड है। ओके। बीए एक कोर्स है जो आर्ट्स फील्ड से आता है, सोशल साइंस ठीक है। फील्ड से आता है। हाँ। बीकॉम कॉमर्स से आता है। ठीक है, ओके। बीबीए मैनेजमेंट साइड से आता है। तो ठीक क्या है। होता है, ये अभी कोर्सेज है, पैरेलल कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये बीए एलएलबी, जिसमें वो आपको बीए की डिग्री भी देंगे और एलएलबी की डिग्री भी देंगे, मतलब लॉ ठीक है। विद योर सोशल साइंस। इसमें मतलब ये होगा कि अगर 5 ईयर जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर आपको उसके बीए के एग्जाम्स भी देने हैं और साथ साथ लॉ के एग्जाम्स भी देने हैं आपको। ओके। तो एक तो मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स। बीएलएलबी इज अ कंबाइंड कोर्स बेसिकली, कि आप बीए और एलएलबी एक साथ करके निकलो जब आप कॉलेज से निकलो। हाँ और हाँ हाँ एलएलबी उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कहीं और से कर रहे हैं, अब उनका मन करता है कि भाई लॉ परस्यू करना चाहते हैं, तो वो एलएलबी कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ इसके अलावा आपने जब आंसर दे रहे थे आप मुझे, तो आपने बीकॉम एलएलबी भी बताया मुझे एनएलयू में जो होता है। तो हाँ क्या हाँ बीकॉम के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एलएलबी का, कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली? हाँ इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स वोकेशनल, किसी भी फील्ड से आप अपने आप 12th कर रखी हो, आपको सिर्फ एंट्रेंस देना है। आप ओके। इसके अंदर जो एंट्रेंस है, एक तो क्लेट आता है। कॉमन क्लेट लॉ क्लेट एंट्रेंस टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। हाँ, एक एडमिशन एलसेट टेस्ट। आता है। एलसेट ठीक है। आता है जिसके अंदर जनरल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो, उसके अंदर एडमिशन होते हैं।
एलसेट से और थ्रू, अगर आप किसी को एलएलबी करने के लिए फॉरेन जाना है तो एलसेट उसका क्लियर होना जरूरी है, क्वालिफाई होना जरूरी है, एलसेट के थ्रू उसको एडमिशन मिल पाएगा। और कुछ जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर आईपीयू यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो आईपीयू सेट कराती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराती है अपना, हाँ तो हाँ उसके अंदर भी वो 5 ईयर प्रोग्राम भी है उसके अंदर भी। ठीक ओके। तो इस तरह भी मेरे पास ऑप्शंस है कई जगह के जहाँ से मैं भर के और हाँ एडमिशन ले सकता हूँ। ठीक है। हाँ। आप ये मुझे बता सकते हैं कि आप एलएलबी पढ़ भी रहे हैं और अभी सेकंड ईयर में, तो एलएलबी में बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो पढ़, क्या एलएलबी में ज्यादा लॉ के बारे में होता है कि अगर मैं रट्टा नहीं मार सकता तो मेरे लिए एलएलबी करने का कोई मतलब नहीं है? कई बार ये बच्चों के मन में धारणा होती है मैं तो इतना लॉ याद नहीं कर पाऊंगा। तो क्या एलएलबी के कोर्स में आपको लॉ याद कराए जाते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद करवाया जाता है या आईपीसी याद, क्या किस तरह से होता है? क्या आप थोड़ा सा कंटेंट बता सकते हैं कोर्स का? जैसे ना डीयू के अंदर जो फैकल्टी ऑफ लॉ का जो पैटर्न है वो केसेस के थ्रू चलता है, कि केसेस के थ्रू, लैंडमार्क केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने पहले दे रखे हैं जजमेंट, उनके थ्रू पढ़ाया जाता है। तो हमें केस मटेरियल्स मिलते हैं। तो हर सब्जेक्ट के, जैसे अगर हमें बात करूं, जैसे कंपनी लॉ एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, टॉर्ट जुरिस्प्रूडेंस, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। ये अपने आप में कहने को तो कंपनी लॉ एक्ट कंपनी तो डील करेगा, ठीक है। एक अलग से एक किताब इसके अंदर कंपनी के बारे में बताया गया है, आईपी से क्रिमिनल के रिलेटेड, ये सारी चीजें इसमें पहले से स्पेसिफाइड है। लेकिन हमें डायरेक्ट से ना पढ़ा के बेरेक्ट बोला जाता है, जहाँ पे लॉज लिखे होते हैं सेक्शंस के थ्रू, सेक्शंस में लिखे होते हैं। अब बेरेक्ट से ना पढ़ा के हम पढ़ते हैं केस मेट के थ्रू। हमने लिया केस, हाँ, इससे पढ़ने में क्या आसानी रहेगी, क्योंकि हमें उनको क्रैम नहीं करना पड़ता, हम उनको समझ पाते हैं कि ये इसका इस सेक्शन में क्या क्या प्रोविजंस हैं और ये इस केस को किस तरह इसके अंदर फुलफिल कर रहे हैं, तो सेक्शन अप्लाई, हाँ, डील कर रहा है उसको, तो इसके थ्रू पढ़ाया जाता है। तो मतलब क्रैमिंग की जरूरत नहीं है हमें, है ना? नहीं, अंडरस्टैंडिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप केसेस को अच्छे से समझ पाएंगे उन चीजों को। राइट राइट राइट, ठीक है। और अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एलएलबी की अप्रोक्सीमेटली फीस कितनी रहती है पर ईयर? एलएलबी की जो डीयू के अंदर फीस है वो काफी कम है, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। अराउंड 8,000 पर ईयर। हाँ, पर ईयर। इसके अलावा जैसे आपने कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, आईपी का नाम लिया आपने, इसमें बीए एलएलबी का कोर्स होता है, वहां पर ये फीस कितनी रहती होगी अप्रोक्स? अब इसमें 1 लाख अराउंड ये ईयरली उसको चार्ज करते हैं, क्योंकि ये हम एनएलयूज कहने वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, लॉ स्कूल्स हैं, लेकिन वहां पे भी फीस है, वेरी करती है 1 to 2 लाख। सब एनएलयूज की फीस फिक्स नहीं है कि सब एनएलयूज की फीस फिक्स रहेगी, किसी एनएलयू की फीस ज्यादा, किसी एनएलयू की फीस कम है। तो जो सबसे कम फीस है वो 1 के अराउंड है। ओके ओके, तो मतलब सबसे कम जो फीस है वो लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही है, जिसमें अफोर्डेबल रेट में आपको एलएलबी प्रोवाइड कर रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेटली कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो अभी रिसेंट सीट्स है वो अराउंड 2900 के आसपास है। 2900? हाँ, मतलब 3000 के आसपास कह सकते हैं, राउंड ऑफ। ओके ओके ओके, सो मतलब सीट्स तो काफी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चे ट्राई करना चाहें तो मुझे लगता है कि एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं बड़े प्यार से। हाँ, ठीक है। अच्छा गौरव, एक लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, खासकर वो जब पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, कि बहुत सारे बच्चे आईएएस का सपना लेके पॉलिटिकल साइंस करते हैं, या क्योंकि या फिर टीचिंग भी हर किसी से नहीं हो पाती, तो बहुत सारे बच्चे एलएलबी के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो तय नहीं कर पाते कि उन्हें एलएलबी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें एक मेन जो मैं चीज मानता हूँ ये है कि आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, खासकर कोई लॉ से अगर कोई पर्सन हो जो आपको ठीक से गाइड कर पाए कि होता क्या है एलएलबी में, चीजें क्या होती है, तो हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले और हम उसके बारे में सोचें। बट प्रॉपर गाइडेंस की एक कमी रहती है। ऐसे में आपसे अगर मैं गाइड के तौर पे आपसे पूछूं मुझे एलएलबी करनी चाहिए या नहीं, है कैसे पता चले? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीए पोल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर पोल साइंस ऑनर्स करने वाले बच्चे होते हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो पोल साइंस ऑनर्स करते हैं या फिर बीए पोल साइंस सब्जेक्ट से पढ़ के आते हैं वो लॉ परस्यू करते हैं, क्योंकि पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को समझ चुके होते हैं कि किस तरह इंडिया का फ्रेमवर्क है, और एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है टाइम उसके साथ। लेकिन ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप पोल साइंस या बैकग्राउंड से हो तो ही आप एलएलबी परस्यू करोगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। बीकॉम वाले बच्चे भी इसको करते हैं, जो बच्चे सीए भी करते हैं लॉ को, जो बीटेक करके आए बच्चे वो भी करते हैं लॉ को।
क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, इतना ज्यादा इनोवेशन, इतनी ज्यादा इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है चीजों के अंदर, कि लॉ हर किसी को जानना एक मेरे हिसाब से जरूरी है। क्योंकि कंपनी के, अगर कंपनीज के बारे में बात करें तो कंपनी लॉ, कंपनीज को भी काफी पेटेंट्स के बारे में और ये और हर जगह लीगल एडवाइस की चाहिए होती है। तो पहले दिमाग में क्या होता था लोगों की कि आप लॉ करके सिर्फ दो ही चीजें परस्यू कर सकते हैं, या तो लिटिगेशन में जा सकते हैं, लिटिगेशन मतलब प्रैक्टिस करेंगे कोर्ट्स में जाके, या फिर आप जुडिशरी के अंदर जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे काफी वेराइड स्कोप्स हो गए हैं लॉ के। और जैसे जैसे बीटेक एक लिक्विडेटिव रहता है साइंस वाले बच्चों के लिए, आज के टाइम पे लॉ एज ए लिक्विडेटिव डेस्टिनेशन बन चुकी है सबके लिए। और तो मुझे काफी बढ़ गया है। जैसे आप बता रहे थे कि आप इसके अलावा भी और ऑप्शन होता है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन आप मुझे बता सकते हैं कि जो मतलब जुडिशरी में जाने के अलावा एलएलबी का स्टूडेंट और क्या कर सकता है? लीगल एडवाइजर की काफी हर बैंक में पोस्ट होती है, हर जो, क्योंकि जैसे लोन्स देते हैं वो लोन्स को उनको रिकवर बैक करना होता है, तो लॉज किस तरह है वो केसेस, क्योंकि हर लीगल एडवाइजर हो गया। आप टीचिंग में जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कॉलेज बढ़ रहा है तो इंस्टीट्यूट्स बढ़ेंगे, लॉ कॉलेजेस बढ़ेंगे, तो आप आगे एलएलएम और नेट करके आप टीचिंग में जा सकते हैं। तो वो भी सेट पैटर्न नहीं रहा कि आपको, कि अगर आप ने लॉ पढ़ी है तो आप सिर्फ काला कोट पहन के कोर्ट में ही जाओगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। और ऐसा नहीं, ऐसा हम बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि अगर हमने एलएलबी किया तो आप क्या नाम है वकील ही बनते हो। इसके अलावा जो आपने लीगल एडवाइजर वाला बताया, ये मेरे भी दिमाग में नहीं आ रही थी चीज, बट आपने काफी अच्छी चीज बताई है जो हम सोच सकते हैं। हर कंपनी में लीगल एडवाइजर होता है, आई थिंक। हाँ, हर कंपनी में लीगल एडवाइजर होता है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। और सबसे बड़ी बात है, लॉ आपको लीगली एम्पावर करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो भी काफी सारे स्टूडेंट्स लॉ परस्यू करते हैं कि उनको सिर्फ जानना होता है, ना कि उनका कोई प्रोफेशन और कोई और कुछ होता है। तो आपको लॉ फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज। और सबसे बढ़िया चीज फैकल्टी के अंदर ये है, फैकल्टी के अंदर ये है कि यहाँ पे 3 सेंटर्स है। 3 सेंटर्स हैं, वो तीनों सेंटर्स टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, सीएलसी, LC1, LC2। अब कह सकते हैं कि आप LC1 जो है वो आफ्टरनून क्लासेस, जो LC2 है वो मॉर्निंग क्लासेस, और जो CLC है वो जनरल शिफ्ट कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जो LC1 होता है 2 बजे के बाद, और जो LC2 है वो 2 बजे से पहले, 7:30 से 2 के बीच का टाइमिंग है उसका। तो इस तरह से टाइम फिक्स हो रखा है कि अगर कोई वर्किंग है, या फिर कुछ और परस्यू कर रहा है, या फिर कोई खुद का बिजनेस कर रहा है, तो वो भी अपने आप को टाइम को मैनेज करके लॉ परस्यू कर सकता है जी उसे। यानी कि अगर मैं जॉब वगैरह भी कर रहा हूँ तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा कि मेरे पास टाइमिंग्स का अलग अलग स्लॉट्स हैं जो मैं एलएलबी में कर सकता हूँ। हाँ। ओके। सो बेसिकली अगर मैं एलएलबी करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में जो एक भ्रम है कि एलएलबी करने के बाद मैं एक वकील ही बनूंगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। मुझे उसके और ज्यादा होराइजन को देखना पड़ेगा एलएलबी के, एंड देन मैं अपने आप से पूछूं कि मैं एलएलबी करना चाहता हूँ या नहीं करना। ये बात तो आपने क्लियर कर दी, क्रैम्बिंग नहीं होती इसके अंदर ना, जो बच्चों में बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि यार मैं तो समझता हूँ चीजों को, मैं तो कर नहीं पाऊंगा ये, तो ये चीज खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। और इसके अलावा जैसे आपने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया कि 50% एलिजिबिलिटी है एलएलबी की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है इन टर्म ऑफ फीस भी अगर हम देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी इनटेक भी है। इसकी तैयारी का एक क्वेश्चन मिस हो गया मेरे ख्याल, इसकी तैयारी के लिए कहाँ से मैं पढ़ूं? हाँ, इसके लिए मेन चीज जो मैंने बताई, पहले तो मैं पेपर पैटर्न में बता चुका हूँ कि क्या पेपर पैटर्न किस तरह आता है। ठीक है, आप कुछ बुक्स रेफर कर सकते हैं, जैसे सिंगल की बुक्स होती हैं, जो सिंगल की कंपाइल्ड बुक्स आती है, DULLB करके है, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर अप होते हैं। अगर आपको लगता है जैसे कि आपको सिर्फ आपके जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश और जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, आपको वो अच्छे से आपने कवर अप कर रखे हैं, तो आप यूनिवर्सल की उसके लिए लीगल रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, तो आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक बार जैसे आप गो थ्रू हो जाए, आपको लग रहा है कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, तो प्रीवियस ईयर बैक पेपर एक बार आप थोरोली कर लें, पता चल जाएगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, लीगल रीजनिंग क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। क्योंकि हर बार पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कभी अब की जो हमारे टाइम का एग्जाम था वो थोड़ा अलग था, जो अभी रिसेंट है, अब की बार का एग्जाम हुआ 2019 का जो एग्जाम आया, उसके अंदर लीगल रीजनिंग का पोर्शन बढ़ गया, पॉलिटी का पोर्शन बढ़ गया, सेक्शन आर्टिकल्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, वो थोड़े ज्यादा आ गए। तो इस तरह से है।
और ये जो एग्जाम आप अभी हो रहे हैं ये ऑनलाइन हो रहे हैं ऑफलाइन हो रहे हैं एग्जाम? अभी फिलहाल जो अभी एंट्रेंस ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं डीयू के अभी। ओके। सारे जो एंट्रेंस टेस्ट है वो ऑनलाइन है, और अभी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने डीयू ने बंद कर दिए। सो आई होप, मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चंस बच्चों के सॉल्व हो गए होंगे इस 20 मिनट की बातचीत में काफी, और बच्चों को काफी पता चला होगा कि क्या करना चाहिए उन्होंने, कैसे नहीं करना चाहिए। और एलएलबी के बारे में आपने तमाम इन्फॉर्मेशन हमें दी। बहुत ही थैंक यू वेरी मच गौरव, और आप हमारे साथ जुड़े और आपने सारी चीजों के बारे में जानकारी दी। मुझे लगता है अब किसी को किस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बता दें, उसका कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जवाब दे पाए उसका। और जैसे भी होगा आगे आगे भी किसी भी तरह की एलएलबी की मदद चाहिए होगी तो गौरव आपको याद करेंगे हम, और आप प्लीज आइएगा जिस भी तरह से। ना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गौरव का वैसे भी एसओएल के बच्चों के साथ बहुत ही एक रिलेशन रहा है कि खुद गौरव ने बीए पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन जो है एसओएल से की है, तो जानते हैं क्या चीजें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या नहीं है। सो मैं अगेन गौरव आपको शुक्रिया कहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सब जो दर्शक हैं उन सब के लिए अगली बार हम और कोई नया इंटरव्यू लेके आएंगे और कोई नई बात लेके आएंगे, किसी नए तरह का कोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एसओएल अपडेट। सो दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।